अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रज़ा मुबशिर है। आज की वीडियो में NLE एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन NLE ऑर्गेनाइज कराता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह NLE बआसानी पास किया जा सकता है। आज की वीडियो में NLE के 3 एस्पेक्ट्स पर हम रोशनी डालेंगे। नंबर 1 कि NLE की तैयारी के लिए किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 NLE की किस तरह इफेक्टिव प्रिपरेशन की जा सकती है। और नंबर 3 कि ऑन एग्जाम डे किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए हमने 10 ऐसे सवालात का इंतखाब किया है जो NLE के हर कैंडिडेट के माइंड में आते हैं। NLE 1 की प्रिपरेशन के लिए जहां तक रिसोर्सेज की बात है, तो NLE 1 एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तकरीबन आपने जो मेडिकल के 5 साल में पढ़ा होता है उसमें से कहीं से भी आपका सवाल आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन 70% जो हैं क्वेश्चंस वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स से आते हैं जो आप 3rd ईयर ऑनवर्ड पढ़ते हैं। तो इसमें जो रिवीजन के लिए बेहतरीन रिसोर्स हो सकता है वो डिम्स एकेडमी के नोट्स हैं। डॉक्टर अहमद और डॉक्टर अब्बास की लाहौर में जो डिम्स एकेडमी है, आप उसके नोट्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपके तकरीबन तमाम ही सब्जेक्ट्स और तमाम ही टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट में या स्पेसिफिक किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप फर्स्ट एड या कैप्लान सीरीज से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ये रिसोर्सेज इनफ हैं NLE 1 की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, जहाँ तक बेहतर अंदाज में तैयारी की बात है कि किस तरह हम कम वक्त में एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और ऐसी स्टडी करें जिससे हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं, तो नंबर 1 आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि डिम्स के नोट्स हैं या फर्स्ट एड है या कैप्लान है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे तमाम आपने अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है। तमाम टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास तौर से जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपने कवर करनी है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि ऑन एग्ज़ाम डे किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो वो आप पढ़ कर गए हो, लेकिन उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको उस वक्त ना आता हो, और उसकी बजाय आप कोई ऐसा सब्जेक्ट आप का जो फेवरेट ना भी हो लेकिन आपने उसको हल्का सा भी सरसरी सा पढ़ के गए हों और उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है कि आप उसमें से सही जवाब देकर वहां से नंबर हासिल कर सकें। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते NLE 1 को पास करने के लिए, क्योंकि पासिंग परसेंटेज 70% है। तो जब आपने तैयारी करनी है तो ये माइंड में होना बहुत ज़रूरी है कि आपने 90% के एतबार से तैयारी करनी है, ताकि एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स आ जाएं। इसके अलावा जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप कॉमन इतनी तैयारी नहीं करते, यानी पीड्स, गायनी, ऑब्स और कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को भी आपने नहीं छोड़ना। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आपने पूरी तवज्जो देनी है और इनको भी आपने अच्छे अंदाज में कवर करना है। और सबसे बेहतर अंदाज ये हो सकता है कि आप अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, 2-2 सफ़ों के, 3-3 सफ़ों के हर सब्जेक्ट के, जिसमें आप बिल्कुल एक उनके हाईलाइट कर लें चीज़ों को जो आप बिफोर एग्ज़ाम 1 या 2 दिन पहले रिवाइज कर सकें, ताकि तमाम सब्जेक्ट्स आपके 2 दिन पहले रिवाइज हो जाएं, जो भी आपको बेहतर लगे। और इसके अलावा आपने मॉक एग्ज़ाम्स लाजमी देने हैं, लाजमी MCQs आपने सॉल्व करने हैं मॉक एग्ज़ाम्स के। NLE के बहुत से MCQs, मोर देन 1000 MCQs जो हैं वो PDF के फॉर्मेट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फेसबुक पेजेस पर अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आप उनके बारे में सीरियस होकर देखिए कि कितने आपको आते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से टॉपिक्स में आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं उसमें बेहतरीन NLE 1 की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप ड्यूरिंग केस स्टडीज़ आप देखते हैं या राउंड में आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाती है आपको पेपर सॉल्व करने में। तो आपके 5-10 MCQs इस तरह भी
आ जाते हैं जो आपने हाउस जॉब की लर्निंग से सीखे होते हैं। सो ये आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन आपने खुद से अपनी तैयारी पर तवज्जो देनी है। आपकी गाइडलाइन कोई कर सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन तैयारी आपने खुद करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं तो NLE 1 आपका बआसानी क्लियर हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक कॉमन मिस्टेक्स की बात है कि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और फिर भी वो NLE पास नहीं कर सके। कहीं ना कहीं आपकी लक का ताल्लुक भी होता है आपके परफॉर्मेंस से कि आपका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ पाता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे होते। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आपकी जो तैयारी है वो इतनी फोकस्ड नहीं है, आप एक रैंडम स्टडी कर रहे होते हैं और आप इन चीज़ों के को नहीं देख रहे होते कि कौन सा फॉर्मेट एग्ज़ाम का है और कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, उनमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनमें से जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें याद कर रहे हैं और तमाम टफ टॉपिक्स तैयार करके जा रहे हैं इन डेप्थ भी, और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए यूजलेस हो सकता है। तो इसलिए आपने इफेक्टिव स्टडी करनी है और एटलीस्ट आपने 90% स्कोर के एतबार से स्टडी करनी है, जब जाके आप 70% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खाली मॉक एग्जाम्स, मॉक MCQs वो सॉल्व कर लें तो उससे NLE 1 पास आसानी से हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। आपने इस तरह की बातों में नहीं आना। पहले आप अच्छी तरीके से अपने तमाम जो नोट्स हैं उनको पढ़िए, तमाम टॉपिक्स, तमाम सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, उसके बाद आप साथ साथ मॉक MCQs भी सॉल्व कीजिए, तब जाकर आपकी एक अच्छे अंदाज में तैयारी मुकम्मल होगी। जहाँ तक ये बात है कि आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत अच्छी स्टडी की, लेकिन इन द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि ऑन एग्ज़ाम डे आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो जब आपने एग्ज़ाम के लिए जाना है तो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि आज मैं पास होने लगा हूँ। नंबर सेकंड कि जब आपने वहाँ पे जाना है तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता है और बिल्कुल एक इजी एनवायरनमेंट होता है। आप वहाँ पर जाकर बैठेंगे, आपको एक टैब दिया जाएगा, उस पर जब MCQs स्टार्ट होंगे, जब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथली MCQs आ रहे होंगे और उसमें आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको स्किप कर सकते हैं और वो एक साइड पर बार में क्वेश्चन नंबर्स शो होते जाएंगे और आप अपना क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको सोल्व करते जाएं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि पहले 5-7 MCQs जो हैं वो आपके लिए टफ होते हैं, आप समझते हैं कि इनके जवाबात आपको नहीं आते और वहीं से आपका मोराल डाउन हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको शुरू के MCQs मुश्किल लग रहे हैं तो आप उनको स्किप कीजिए, आप वो MCQs कीजिए जो आपको आते हैं। और जो MCQs आपको आते हैं, जो आपके लिए इजी हैं, उनके लिए आपने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जो उनका दुरुस्त जवाब है वो आप फर्स्ट गो में लगाइए और आगे बढ़िए। और फिर आपके पास वक्त होना चाहिए, जो MCQs आपने छोड़े हैं, जो आपने स्किप किए हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे थे पहली नज़र में, आप उनको देखिए। आप उनको देखिए कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं और कौन से 1-2 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आपको टाई लग रहा है। आप उनमें से जो आपको बेहतर लगता है वो आप कीजिए सिलेक्ट। और आपने ये नहीं करना कि कोई भी MCQ आप छोड़ कर आएँ। हो सकता है कि आप ये समझें कि मुझे लग रहा है कि आज पेपर डिफ़िकल्ट है और शायद ना हो पाए, तो आप उसमें कुछ MCQs छोड़कर आ जाएं और आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट ना करें और जब आपका रिजल्ट आए तो आप मार्जिन पर हों और आप 5-7 नंबर्स की वजह से रह चुके हों। तो आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तमाम MCQs आप सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंटली सॉल्व कीजिए। आप जब इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आपका नॉलेज आप अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन आपके पास अच्छी है, तो आप जब इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम करेंगे तो आपके अगर कुछ MCQs आपको पहली नज़र में पिक नहीं भी होता आपको, तो आप जब दोबारा उसको रिव्यू करेंगे तो आपको उसका बेहतर जवाब का अंदाज़ा हो जाएगा और आप इंशाल्लाह पास कर लेंगे ये एग्ज़ाम। अब बात करते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट NLE 2 की, कि NLE 2 के लिए कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है और NLE 2 के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं तैयारी के लिए।
सो NLE 2 के लिए भी आपने जो सबसे पहले रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं वो डिम्स एकेडमी के जो क्लिनिकल स्किल्स के जो NLE 2 के जो उनके नोट्स हैं आप वो परचेज कीजिए, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, हिस्ट्री टेकिंग की प्रैक्टिस कीजिए और बाकी जो काउंसलिंग है और जो ईच एंड एवरी टॉपिक है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा आप फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग एंड इन सारी चीज़ों के लिए आप बेड साइड बुक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के जो स्टेशंस हैं उनके लिए आप अब्दुल वहाब डोगर की जो पाकिस्तानी राइटर की बुक है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो यूट्यूब पर वीडियोस लाजमी देखिएगा, जितने भी यूट्यूब चैनल्स आपको अच्छे लगें जो आपको मैं कुछ के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो लाजमी देखिए। आप को जो अच्छा लगे, जो आपको समझ आए, बेशक पाकिस्तानी डॉक्टर हों या कोई फॉरेन डॉक्टर हों, आप किसी की भी देखिए हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, और आप उनकी खुद आपस में प्रैक्टिस कीजिए। ये एक आपकी बेहतर अंदाज में तैयारी हो जाएगी और रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही चाहिए। ये बहुत एक अहम सवाल है और काफ़ी लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि जब NLE 2 एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा होगा, किस तरह के वहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं और किस तरह हम वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो जब आप NLE 2 के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत इजी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई टेंशन का या टेंस माहौल नज़र नहीं आएगा। वहाँ एक हॉल होगा, उसके अंदर 20 टेबल्स रखी होंगी एंड आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव करना होगा। आपको हर टेबल पे एक एक प्रोफेसर या जो भी उनके एग्जामिनर है वो बैठा होगा और 2 टेबल्स के दरमियान एक उन्होंने हार्डबोर्ड से पार्टीशन किया होगा और वहाँ आपको हर 4 स्टेशंस के बाद एक रेस्टिंग स्टेशन मिलेगा जहाँ आप चेयर पे बैठेंगे, 6 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेशंस के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या आप लैग कर रहे हैं पीछे, अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं वहाँ उस माहौल में। और टाइम वहाँ पर चल रहा होता है और आप को हर स्टेशन पे कोई 6-7 मिनट मिलते हैं, लेकिन उसमें से जो आपने इंटरेक्शन आपका एग्जामिनर के साथ होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। उसमें ही आपने एग्जामिनर को बताना होता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और एग्जामिनर उन्हीं 2-3 मिनट में आपको जज कर लेता है। सो बहुत अच्छा वहाँ पे आप इंशाल्लाह पास हो सकते हैं इजीली अगर आप अपने आसाब पर काबू रखें और आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और वहाँ जाके बस आपका जो नॉलेज है वो आप वहाँ जाके अच्छी तरीके से उनको दिखाएं, उनको बताएं कि आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और इंशाल्लाह आपका NLE 2 बआसानी पास हो जाएगा। NLE के स्टेशंस 20 हैं और ये PMC ने अपनी वेबसाइट पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि 7 मेडिसिन एंड एलाइड, 7 सर्जरी एंड एलाइड से होंगे, 2 पीड्स से होंगे, 2 गायनी एंड ऑब्स से होंगे, एक ENT, एक डर्मा या बाकी ऑफ्थेल्मोलॉजी से हो सकता है। ये इनकी तरतीब है, बस आपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक वहाँ पे आपको स्टेशंस मिलेंगे। आपने इस अंदाज में जाना है कि आप ने हर स्टेशन को अच्छे अंदाज में कर सकें, अपनी गलतियां आपकी मिनिमम हों, जो स्टेशन आपको नहीं आता उसमें गलतियां आपकी कम हों और जो स्टेशन आपको आता है उसमें आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे आपको नंबर पूरे मिलें। ये स्टेशंस हैं और इनमें जो हमारी दफ़ा स्टेशंस आए थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। उनमें से कि ENT का स्टेशन था, उसमें आपको इजी था। उसमें एक उनका जो क्वेश्चन था कि आप फर्दर एडवांस्ड इम्प्लांटेशन की जो आप टेक्निक्स हैं वो बताइए। उसके अलावा एक काउंसलिंग थी कि एक बच्चा है वो वेंटिलेटर पर है, उसको आपने वहाँ से वीन ऑफ करना है तो उसकी काउंसलिंग कीजिए कि ब्रेन डेथ हो गई है उसके पेरेंट्स को। और इसके अलावा आपने आगे ECG का स्टेशन था, इसी तरह ब्रेस्ट कार्सिनोमा की काउंसलिंग थी, इसी तरह आगे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के डायग्नोसिस आपने बनाना था, इसी तरह TB इंटेस्टाइन था। इजी टॉपिक्स होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी था गायनी नॉब्स में। ये सारे स्टेशंस हैं। आपको मालूम ही होगा कि पिछले 2 दफ़ा जो NLE हुआ है उसमें कौन कौन से स्टेशंस आए हैं।
सो यही चीज़ें हैं, और आपने इस तैयारी के साथ जाना है कि जो भी स्टेशन आए आप उसको एक अच्छे अंदाज में वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। हाँ, अब ये NLE 2 की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बाद में रखा ताकि पहले आपको एक दफ़ा सिनेरियो समझ आ जाए कि वहाँ पर होता क्या है, और वहाँ पे जब आपने जाना है तो आपके साथ क्या होने लगा है, और आपने किस तरह से एग्जामिनर्स को इंटरेक्शन वहाँ पे उनके साथ करना है। अब आपने ये देखना है कि आप किस तरह से एक अच्छी तैयारी के साथ जा सकते हैं। तो जब आपने NLE 2 की तैयारी करनी है तो आपने इसमें एक तो क्लिनिकल स्किल्स के जो डिम्स के नोट्स हैं वो लाजमी करने हैं, उसके साथ साथ आपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं, जिसको पहले NEB 2 के नोट्स कहते थे हम लोग, वो आपने लाजमी करने हैं। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी आपने लाजमी पढ़ के जानी है, क्योंकि इन द एंड जो वहाँ पे इंटरेक्शन आप जब एग्जामिनर से करते हैं वो आपसे मुतमईन हो जाता है, या आपकी जो एग्जामिनेशन स्किल्स हैं या बाकी चीज़ों से, हिस्ट्री टेकिंग से वो अगर मुतमईन ना भी हो तो वो इन द एंड आपको थ्योरी पर लेकर आते हैं। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर आप उनको सही जवाब देते हैं तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे डिफिकल्ट, वो आप ठीक कहते हैं देते हैं जवाब तो वो फिर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वो फिर आप फर्दर 14 से 16, 18, 20 मार्क्स की तरफ वो आपको लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो वो वहीं पे रुक जाते हैं और वो आपसे फिर मजीद क्वेश्चन नहीं करते। तो आप हिस्ट्री टेकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, कम से कम 2-4 दफ़ा आप इस तरह की एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। इसी तरह काउंसलिंग की प्रैक्टिस है, आप वो लाजमी कीजिए, क्योंकि 5-7 स्टेशन इसी तरह होंगे कि जहाँ हिस्ट्री आती है, सर्जरी में भी आएगी, मेडिसिन में भी आएगी, काउंसलिंग सर्जरी में भी आएगी, मेडिसिन में भी आएगी। सो ये जब 2 चीज़ें आप एक इफ़ेक्टिव अंदाज में कर लेंगे तैयार, तो ये आप के लिए NLE 2 पास करना बहुत आसान हो जाता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। वहाँ पहली दफ़ा हिस्ट्री नहीं ले रहे होते, वहाँ पहली दफ़ा काउंसलिंग नहीं कर रहे होते, आप बहुत सारे सिनेरियोज़ की प्रैक्टिस करके जाइए, काउंसलिंग की भी और हिस्ट्री टेकिंग की भी। सो ये फिर आपके लिए पास करना बहुत आसान हो जाएगा। NLE 2 के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कीजिए, एंड स्पेशली काउंसलिंग एंड हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस की, तो इंशाल्लाह NLE 2 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि NLE 2 में क्या मिस्टेक होती है। सो NLE 2 में जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आप समझते हैं कि सिर्फ ये स्किल्स का एग्ज़ाम है और वहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग एंड सिर्फ ये चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा कि जब NLE 2 में फाइनल एग्जामिनर आपको स्कोर देने लगता है तो बात सारी की सारी आती है थ्योरी के ऊपर कि आपके कॉन्सेप्ट्स उस टॉपिक के बारे में कितने क्लियर हैं। सो जब आप फिजिकल एग्जामिन कर लेते हैं, पेशेंट को हिस्ट्री ले लेते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करता है और वो ये देखता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली उसको आंसर कर रहे हैं। अगर आप उनके क्वेश्चंस को सही आंसर करते हैं तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो आपको 16, 18 एंड 20 मार्क्स की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गलत आंसर करें तो वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। सो NLE के लिए जब आप जाएं 2 के लिए, तो आप एक कॉन्फिडेंट होकर जाएं और एग्जामिनर के सामने जब आप बैठें तो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है कि आज आप यहाँ से पास होकर ही जाने वाले हैं। सो जब आपका एक अच्छा आप का कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो एग्जामिनर को भी लगता है कि वाकई आपका नॉलेज अच्छा है। बेशक आप उस टाइम एक आधी चीज़ रिकॉल ना कर रहे हों और वहाँ पे आप उनके सही जवाब ना भी दे पाएँ, लेकिन जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप इन छोटी मोटी चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और आपको इतनी नेगेटिव आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नंबर सेकंड ये है कि आपको वहाँ पे टाइम की कोई कमी नहीं होती। 5-7 मिनट आपको मिलते हैं हर स्टेशन के लिए और फिर बेल रिंग हो जाती है और आपको आगे जाना होता है। लेकिन जो आपका इंटरेक्शन होता है एग्जामिनर के साथ वो सिर्फ हार्डली 2 to 3 मिनट्स का होता है, तो उसी में आपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना होता है और अगर वो आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ होता है। सो यहाँ पे आपने थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है और आपने हर जो स्टेशन है उस पर जो टॉपिक आ रहा है उसके आपने जब वहाँ पे जाने जब आपने पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वो मुझसे क्वेश्चंस करेगा। सो अगर आप ये चीज़ें करके जाते हैं कवर, तो आप इंशाल्लाह NLE 2 पास कर जाएंगे।
अब बात आ गई कि क्या कोई ऐसे टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिससे एनएलई इजीली पास हो सकता है। मैं मोस्टली एनएलई 2 की बात कर रहा हूँ। सो एनएलई 2 जब आप देने जाते हैं तो आप एक अपना पूरा वर्कअप माइंड में बनाकर जाएं, एक प्लान के साथ जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप तमाम स्टेशंस पे फुल मार्क्स नहीं ले सकते। हर स्टेशन पे जो एग्जामिनर है उसका मूड डिफरेंट है और वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ वहाँ बैठा होता है। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके एटलीस्ट 5 स्टेशंस जो हैं वो बेस्ट होने चाहिए, यानी उनमें आपके 18 मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आपके 18 मार्क्स आ जाते हैं 5 स्टेशंस में अप्रोक्सीमेट, तो आपके 90 नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह आपके 10 स्टेशंस जो हैं वो आपके गुड होने चाहिए, यानी कि 14 अगर पासिंग मार्क्स है तो आपके एटलीस्ट वो 15 के राउंड अबाउट आपके वहाँ पे अगर नंबर आ जाएं 10 स्टेशंस में, तो आपके वो 150 मार्क्स बन जाते हैं। ये कुल मिला के 240 मार्क्स बन जाते हैं। और जो बाकी आपके रह गए 5 स्टेशंस, उनमें से अगर आप 4 स्टेशंस भी आपके एवरेज हो जाएं, यानी कि आपको उनमें 10 मार्क्स मिले ईच, तो आपको 40 मार्क्स उधर से मिल जाते हैं। 240 और ये 40 आपके बना देंगे 280 मार्क्स। फिर भी आपका एक स्टेशन रिमेनिंग है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि अगर उसमें भी आपके 8, 10, 12 नंबर मिल जाते हैं तो आप आसानी मोर देन 280 मार्क्स ले सकते हैं और एनएलई 2 क्लियर कर सकते हैं। सो आपने आखिरी स्टेशन तक जो है कॉन्फिडेंट रहना है। आखिरी स्टेशन तक आपने उसी मोमेंटम के साथ अपने परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि कहीं भी एक नंबर आपको पास और फेल में डिफरेंस कर सकता है। और जब आपने एग्जामिनर से इंटरेक्ट करना है तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है, आपको पास कर देता है। कोई आपकी एक ऐसी बात होती है जो एग्जामिनर को क्लिक कर जाती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब काउंसलिंग का स्टेशन था कि जहाँ पर हमने काउंसलिंग करनी थी, एक पेशेंट था बच्चा जिसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया और उसको हम वेंटिलेटर ऑफ करना था, वीन ऑफ करना था। तो उसको हमने उनके पेरेंट्स को हमने ये काउंसिल करना था कि हम वेंटिलेटर की मशीन हटा रहे हैं, तो आप इसकी हमें इजाज़त दें। तो वो फिर उसमें जब हमने सारी काउंसलिंग की उसकी, और जब उसको मैंने ये बताया कि जब उन्होंने बार बार जो वॉलंटियर बैठे हुए थे, जो अटेंडेंट बन के या पेशेंट बन के, उसने बार बार पूछा कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा आप इनको चेक करें या कोई बड़े डॉक्टर आके चेक करें। तो फिर जब उनको मैंने ये बताया कि 2 हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं सीनियर डॉक्टर्स, उन्होंने इनको कंफर्म कर दिया है, पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद ब्रेन डेथ कंफर्म कर दी है, सो वहीं पे एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए। सो वो एक क्योंकि क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 2 कंसल्टेंट्स ने उसको कंफर्म करना होता है। इसी तरह जो पीड्स में एक एपिलेप्सी का स्टेशन था, उसमें जब काउंसलिंग की बारी आई तो उसमें जब काउंसलिंग के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। सो इन द एंड जब मैंने उनको बताया कि जब एपिलेप्सी हो बच्चे को और उसकी काउंसलिंग में ज़रूरी है कि हम उसके टीचर की भी काउंसलिंग करें और पेरेंट्स उसके टीचर को बताएं कि बच्चा जब स्कूल आए तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चा एपिलेप्सी का पेशेंट है। अगर इसको कभी ये इस तरह से कोलैप्स हो या कभी इसको कोई इस तरह का अटैक हो तो आपने इसको कैसे टैकल करना है। तो ये चीज़ थी और वहाँ पे उसने एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए। तो हर स्टेशन में आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन थी, सीवीएस की एग्जामिनेशन, तो हर जगह कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि कौन सी बात एग्जामिनर सुनना चाह रहा है, और आप जब उसको वो बता देते हैं तो आप इजीली उस स्टेशन को क्लियर कर लेते हैं। इन द एंड में फिर यही कहूँगा कि आपने जो स्टेशन आपको आसान लगता है, आपको आता है, उसमें आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी। उसमें आपने कोशिश करनी है आपको 18 मार्क्स मिलें, और जो स्टेशन आपको लगता है कि आपको इतना बेहतर नहीं आता, उसमें आप अपनी मिस्टेक्स कम करें ताकि वो आपके 15 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो जाएं। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं उसका अंदाज़ा हो पा रहा तो आप उसको कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जो आता है 1-2 सवाल तो उनके जवाब दे दें, ताकि वो एटलीस्ट कोई एवरेज आपको 9-10 मार्क्स दे दे, जो आपको बाद में जब आपका एग्रीगेट बने तो उसमें आपको काम आए। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, एनएलई 1 हो या एनएलई 2 हो, हर एग्ज़ाम में अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप इजीली पास कर सकते हैं। और इसके अलावा एनएलई 2 में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उसका आंसर आपको नहीं आता, या जिस तरफ को चल पड़ा है वो आपको
कोई फर्दर भी अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आपको उसका आंसर नहीं आएगा, तो आप एग्जामिनर को टैकल कर सकते हैं। आप उसको किसी ऐसी तरफ ले जाइए, क्वेश्चन कोई ऐसी बात उससे टच कर दीजिए जिसका आपको आंसर आता है, तो वो आपसे वैसे सवाल करेगा, तो आप बआसानी वो जवाब दे के पास कर सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है और आपको एक अंदाज़ा हो गया है कि NLE की कैसे प्रिपरेशन करनी है, और आप इसी बेहतर अंदाज में अगर प्रिपरेशन करते हैं और अपने आप पर पूरा यकीन रखते हैं और अपने आप पर एतमाद रखते हैं कि आप ये इम्तिहान कर सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह जो ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सब का NLE पास होने लगा है, NLE 1 भी और NLE 2 भी। और मेरी दुआ है कि आप सबका NLE भी इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। और जिन लोगों का NLE 1 और 2 पास हो गया है, ख़ासतौर से जिनका NLE 2 पास हो गया है और वो अब लाइसेंस लेंगे, तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है, मुझ समेत सबके लिए, कि गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चराग़े राह है, मंजिल नहीं है। तो ये इम्तिहान पास करना, ये एक लाइसेंस हासिल करना भी एक हमारे लिए एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ जर्नी है, ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। सो इंशाल्लाह हम सब ने आगे बढ़ना है, एक अच्छे काबिल डॉक्टर बनना है और एक पाकिस्तान की खिदमत करनी है। सो इंशाल्लाह आप सबसे मज़ीद भी वीडियोस के ज़रिए राब्ता होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मज़ीद तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।